एनसीईआरटी मंत्रणा में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ एनसीईआरटी और दूसरे प्रामाणिक स्रोतों के जरिए भारत के मध्यकालीन इतिहास को समझने की एक कोशिश कर रहे हैं, खास तौर पर सरकारी परीक्षाओं के नजरिए से। जी। पिछले कुछ अंकों में हमने बलबन के शासनकाल पर, उसके उत्थान और पतन पर विस्तार से बात की थी। हाँ, बिल्कुल। आज हम अपना ध्यान लगाएंगे खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर। ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक बहुत ही अहम मोड़ है। सही कहा आपने। और हम इस शासक से जुड़े हर पहलू को पूरी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा प्रयास यही रहेगा कि प्रीलिम्स के लिए जो भी जरूरी तथ्य हैं, एमसीक्यूज वगैरह, और मेंस के लिए जो विश्लेषणात्मक नजरिए की जरूरत होती है, एनालिटिकल पर्सपेक्टिव्स, हाँ, वो सब इसमें शामिल हो, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस, एसएससी, एनडीए या कोई और परीक्षा। जी। और हाँ, इस दौर की जो धार्मिक नीति है, खासकर हिंदुओं के प्रति जो रवैया रहा, उसका भी एक संतुलित और साफ विश्लेषण हम करेंगे ताकि एक स्पष्ट तस्वीर बन सके। ये बहुत जरूरी है। कोई भी जरूरी तथ्य छूटेगा नहीं, ये वादा है। और आखिर में नोट्स बनाने में आसानी के लिए एक पंक्ति प्रारूप में सारांश भी देंगे। बिल्कुल सही। जलालुद्दीन का शासनकाल, जैसा आपने कहा, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। गुलाम वंश से खिलजी वंश में सत्ता का आना, हाँ। जिसे इतिहासकार अक्सर खिलजी क्रांति भी कहते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा होगी वो एनसीईआरटी की किताबों, जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही, फरिश्ता के विवरणों और सतीश चंद्रा, इरफान हबीब जैसे आधुनिक इतिहासकारों के विश्लेषण पर आधारित रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुल्तान बनने से पहले ये मलिक फिरोज आखिर थे कौन, कहाँ से आए थे, ये क्या पृष्ठभूमि थी इनकी? देखिए, इनका जन्म हुआ था करीब 1220 ईस्वी के आसपास, आज के अफगानिस्तान के खलज इलाके में। अच्छा। ये खिलजी कबीले से थे, जो मूल रूप से तो एक तुर्को अफगान समूह था। हालांकि उस जमाने में दिल्ली के जो तुर्क अमीर थे वो इन्हें अफगानी ही समझते थे, थोड़ा कमतर मानते थे। इनका असली नाम मलिक फिरोज था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद मंगोल हमलों के शुरुआती दौर में इन्हें गुलाम बनाया गया था, लेकिन ये अपनी सैनिक काबिलियत के दम पर गुलाम वंश की फौज में बहुत ऊंचे पद तक पहुंचे। ओह। गयासुद्दीन बलबन के जमाने में तो ये आरिज़े ममालिक थे। आरिज़े ममालिक मतलब सेना मंत्री, आप कह सकते हैं। सेना की भर्ती, रसद, संगठन, ये सब देखने वाला मंत्री। बहुत अहम पद था ये। हाँ, बिल्कुल। बाद में इन्हें समाना यानी पंजाब का गवर्नर भी बनाया गया। वहां इन्होंने मंगोलों के खिलाफ सरहदों की हिफाजत में बड़ा रोल निभाया। तो एक इतने बड़े सैन्य अधिकारी से सुल्तान बनने तक का सफर ये कैसे तय हुआ? और ये खिलजी क्रांति क्या थी जिसका जिक्र आपने किया, ये हुआ कैसे? देखिए, हुआ ये कि बलबन की मौत के बाद 1287 में गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश भी कहते हैं, वो तेजी से कमजोर होने लगा। अच्छा। उसके जो उत्तराधिकारी थे, पहले पोता कैकोबाद, फिर उसका छोटा बेटा क्यूमर्स, दोनों ही शासन चलाने लायक नहीं थे, बिल्कुल अयोग्य। दरबार में जो पुराने तुर्क सरदार थे, उनकी गुटबाजी, साजिशें, ये सब जोरों पर था। तो इसी राजनीतिक उथल-पुथल और कमजोरी का फायदा उठाया मलिक फिरोज ने। वो उस वक्त सबसे तजुर्बेकार और ताकतवर कमांडरों में से एक थे। ओके। उन्होंने पहले तो धीरे धीरे खुद को, जो छोटा सुल्तान था क्यूमर्स, उसका संरक्षक रीजेंट बना लिया। और फिर 1290 में उन्होंने आखिरी चाल चली। दिल्ली के पास ही एक जगह थी किलोखरी, वहां के महल में उन्होंने क्यूमर्स की हत्या करवा दी। कुछ कहते हैं कैकोबाद को भी रास्ते से हटाया, और इस तरह करीब 80 साल से चले आ रहे ममलूक यानी गुलाम वंश का खात्मा कर दिया। और वो खुद सुल्तान बन गए। हाँ, करीब 70 साल की उम्र में। ये भी एक दिलचस्प बात है, वो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र में तख्त पर बैठने वाले सुल्तान थे। 70 साल? जी। और उन्होंने फौरन दिल्ली शहर के बजाय पास ही में नई बसाई किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। क्यों दिल्ली, क्यों नहीं? क्योंकि दिल्ली पुराने तुर्क सरदारों का गढ़ थी, और वो मलिक फिरोज को बाहरी मानते थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे, उनके खिलाफ थे। तो सुरक्षा के लिहाज से किलोखरी बेहतर थी। अच्छा, यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। इसे सिर्फ एक तख्ता पलट ना कहकर क्रांति क्यों कहा जाता है? क्या ये सिर्फ एक वंश का दूसरे को हटाना नहीं था? नहीं, इसे क्रांति कहने के पीछे वजह हैं। ये सिर्फ गद्दी बदलने से ज्यादा कुछ था। जैसे? इतिहासकारों ने इसे कई नजरियों से देखा है। पहला और सबसे अहम बदलाव था जातीय समीकरणों का। जातीय समीकरण? हाँ,
मतलब सत्ता पहली बार उन तुर्क अमीरों के हाथ से निकली जो खुद को एकदम खालिस तुर्क मानते थे और जिनका एक तरह से एकाधिकार था। और ये सत्ता आई खलजियों के पास, जिन्हें वो तुर्क अमीर, बाहरी और थोड़ा नीचा समझते थे। अच्छा, ये बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा। दूसरा, ये गुलाम वंश की अपनी अंदरूनी कमजोरी, बलबन के बाद अच्छे वारिस ना होना और तुर्क सरदारों की आपसी फूट का नतीजा था। मलिक फिरोज ने इसी का फायदा उठाया। और इतिहासकार क्या कहते हैं इस पर? देखिए, सतीश चंद्र इसे साफ तौर पर एक क्रांति मानते हैं। वो कहते हैं कि इससे सल्तनत का जो शासक वर्ग था उसका दायरा बढ़ा। अब सत्ता सिर्फ तुर्कों तक सीमित नहीं रही, आगे चलकर दूसरे भारतीय मुसलमानों के लिए भी रास्ते खुले। वहीं इरफान हबीब जैसे मार्क्सवादी इतिहासकार इसे थोड़ा अलग देखते हैं। वो इसे एक उभरते हुए सैनिक तबके की पुराने जमींदार टाइप सरदारों के खिलाफ शक्ति को एक जगह जमा करने की कोशिश मानते हैं। अच्छा, अलग नजरिया है। जी, और एनसीईआरटी की किताबें इसे सल्तनत के विकास में एक ऐसा कदम मानती हैं जिसने प्रशासन को थोड़ा और समावेशी, मतलब इंक्लूसिव बनाया। परीक्षाओं के लिहाज से क्या ध्यान में रखें? प्रीलिम्स के लिए तो मलिक फिरोज का असली नाम, बलबन के वक्त उनका पद, आरिज़-ए-मुमालिक और जाहिर है खिलजी वंश की स्थापना। और मेंस के लिए? मेंस के लिए खिलजी क्रांति का दिल्ली सल्तनत के जातीय, सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे पर क्या असर पड़ा, इसका विश्लेषण पूछा जा सकता है। ठीक है। तो 70 साल की उम्र में सुल्तान बनना, वो भी एक ऐसे तख्ता पलट के बाद जिससे पुराने तुर्क अमीर नाराज थे। शुरुआत तो बहुत मुश्किल रही होगी। क्या बड़ी चुनौतियां थी जलालुद्दीन के सामने? चुनौतियां तो बहुत बड़ी थी, सही कहा आपने। सबसे पहले तो यही पुराने तुर्क सरदार, वो जो बलबन के जमाने के 40 गुलामों वाला गुट था चहलगानी, उसके जो बचे कुचे लोग थे या उनके असर वाले सरदार, हाँ, वो इन्हें एक बाहरी, एक अफगान घुसपैठिया मानते थे। सुल्तान मानने को तैयार ही नहीं थे। इसीलिए शुरू में वो दिल्ली के अमीरों और आम लोगों में भी ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे। उनकी हत्या की कोशिशें भी हुई। ओह, यही वजह थी कि राजधानी किलोखरी ले गए। और क्या चुनौतियां थीं? दूसरी बड़ी चुनौती थी मंगोलों के हमले। उत्तर पश्चिम से लगातार खतरा बना हुआ था। चगाताई खानत के मंगोल बार बार हमले कर रहे थे। 1292 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक बड़ा हमला हुआ भी। उसे रोक पाए वो? हाँ, जलालुद्दीन ने उसे सफलतापूर्वक पीछे धकेला, लेकिन सल्तनत को काफी नुकसान भी हुआ इसमें। ठीक है। और अंदरूनी मुश्किलें? तीसरी चुनौती सल्तनत के अंदर से ही थी, विद्रोह। गद्दी पर बैठने के कुछ ही महीने बाद 1290 में ही कड़ा मानिकपुर, जो इलाहाबाद के पास है, हाँ। वहां के गवर्नर मलिक छज्जू ने बगावत कर दी। मलिक छज्जू, ये कौन था? ये बलबन का भतीजा था और खुद को गद्दी का दावेदार समझता था। जलालुद्दीन ने इस विद्रोह को तो कुचल दिया, लेकिन सबको हैरान करते हुए उन्होंने मलिक छज्जू को माफ कर दिया। हाँ, बस उसे मुल्तान भेज दिया। ये उनकी नीति का एक उदाहरण था। ये तो अलग बात है। और चौथी चुनौती थी पैसे की, आर्थिक। गुलाम वंश के जो आखिरी शासक थे, उनकी नालायकी से शाही खजाना लगभग खाली हो चुका था। तो ऐसे में बड़े फौजी अभियान या सल्तनत का विस्तार करने के बजाय राज्य को मजबूत करने और प्रशासन ठीक करने पर ध्यान देना उनकी मजबूरी थी। और आखिरी चुनौती? आखिर में उन्हें अपनी सत्ता को एक तरह की वैधता भी दिलानी थी, धार्मिक और कानूनी। तो नाम के लिए अब्बासी खलीफा से मान्यता ली, खुद को इस्लाम का रखवाला बताया, लेकिन असल में जमीन पर उन्होंने सख्ती के बजाय रहम और सुलह पे ज्यादा जोर दिया। विद्रोहियों तक को माफ कर देना, ये तो बलबन की जो बदनाम रख्त और लौह नीति थी उससे बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से एकदम अलग। तो क्या उनकी ये जो नरम नीति थी ये कामयाब रही? इसके नतीजे क्या निकले? हाँ, ये बलबन की बेरहमी से बिल्कुल अलग थी। जलालुद्दीन की इस नरमी और माफी के पीछे शायद ये सोच थी कि तुर्क और जो गैर तुर्क सरदार हैं उनके बीच तनाव कम हो। हाँ। और नए खिलजी राज के लिए समर्थन मिले, खासकर जब उन्हें पता था कि वो शुरू में ज्यादा पसंद नहीं किए जा रहे। अब इसका विश्लेषण करें तो सतीश चंद्रा जैसे इतिहासकार मानते हैं कि इस नरमी ने कम से कम शुरू में नए वंश को जमने में, स्थिर होने में मदद की। फौरी तौर पर विद्रोह शांत हुए, लेकिन के निजामी जैसे कुछ दूसरे इतिहासकार इसे सियासी कमजोरी मानते हैं। वो कहते हैं कि इस जरूरत से ज्यादा नरमी ने अलाउद्दीन खिलजी जैसे जो ताकतवर और बेरहम लोग थे उनको बढ़ावा दिया। अच्छा। उनको एक तरह से शय मिली और आखिरकार सुल्तान के खिलाफ ही साजिश करने का मौका मिला। तो इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि इस नीति ने सल्तनत को फौरन बिखरने से तो बचा लिया, लेकिन दरबार में जो अंदर ही अंदर महत्वाकांक्षाएं पल रही थीं, सत्ता की जो लड़ाई थी, उसे ये खत्म नहीं कर सकी और उसी ने आखिर में अलाउद्दीन के लिए तख्ता पलट का रास्ता खोल दिया। परीक्षा के लिहाज से क्या याद रखें यहाँ? उनका गद्दी पर बैठने का साल 1290 ईस्वी
और राजधानी किलोखरी, ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। और मेंस के लिए? मेंस में ये सवाल बन सकता है कि जलालुद्दीन ने चुनौतियों का सामना कैसे किया। क्या उनकी नीति एक समझदारी भरी दयालुता थी या एक ऐसी कमजोरी जिसका नतीजा बुरा ही होना था? इसका मूल्यांकन करने को कहा जा सकता है। ठीक है, तो इन चुनौतियों से निपटते हुए और अपनी सत्ता मजबूत करते हुए जलालुद्दीन ने फौजी मोर्चे पर क्या किया? क्या उन्होंने सल्तनत का विस्तार किया? उनके जो फौजी अभियान थे वो ज्यादातर या तो अपनी रक्षा के लिए थे या फिर छोटे-मोटे सीमित थे, जिनका मकसद शायद लूटपाट या सिर्फ धाक जमाना था। अच्छा। बड़ा साम्राज्य फैलाना उनका मकसद नहीं लगता। सबसे बड़ी फौजी कामयाबी मिली मंगोलों के खिलाफ। 1292 में उन्होंने पंजाब में सुनाम के पास अब्दुल्ला के नेतृत्व में आए एक बड़े मंगोल हमले को बुरी तरह हराया। ये तो बड़ी बात थी। हाँ, ये एक बड़ी जीत थी। और इसके बाद एक और दिलचस्प चीज हुई। कहते हैं कि चंगेज खान के एक वंशज उलूग खान, उसके नेतृत्व में कोई 4000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सच में? जी, इनको नव मुसलमान कहा दिया और जलालुद्दीन ने उन्हें दिल्ली के पास ही मुगलपुरा नाम की जगह पर बसने की इजाजत दे दी। ये घटना आगे चलकर बहुत अहम साबित हुई। और अंदरूनी विद्रोहों का क्या? हाँ, अंदरूनी विद्रोहों का भी सामना किया। मलिक छज्जू का विद्रोह 1290 वाला, उसे दबाया, जैसा हमने बात की। हालांकि छज्जू को माफ कर दिया, पर उसके जो समर्थक थे, खासकर हिंदू जमींदार, उनको सजा दी गई। फिर 1291 में दिल्ली में सिद्दी मौला नाम के एक सूफी दरवेश थे, उन पर बगावत की साजिश का इल्जाम लगा। सूफी दरवेश पर? हाँ, और इस मामले में जलालुद्दीन ने बड़ी सख्ती दिखाई, जो उनके स्वभाव के विपरीत था। सिद्दी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया। इसकी आलोचना भी हुई थी। ओह। और हिंदू राज्यों पर हमले। कुछ हिंदू राज्यों पर भी अभियान किए। 1290 में रणथंभौर का घेरा डाला, लेकिन कामयाब नहीं हुए। 1292-93 में मांडलगढ़, राजस्थान और झाइन, रणथंभौर के पास एक किला पर चढ़ाई की। 1292 में भिलसा पर भी एक कामयाब हमला किया। इन हमलों का मकसद क्या था? कब्जा करना? मकसद शायद ज्यादातर अधीनता मनवाना और पैसा लूटना था। मंदिरों से दौलत लूटी गई, ये सच है, लेकिन बड़े पैमाने पर तबाही मचाने या इलाके पर कब्जा करने से वो बचते रहे। अच्छा, और यहीं पर एंट्री होती है उनके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी की। हाँ, अलाउद्दीन, जिसे उन्होंने मलिक छज्जू के बाद कड़ा का गवर्नर बनाया था। अलाउद्दीन बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने सुल्तान से पूछे बिना पहले भिलसा पर 1293 में हमला करके लूटपाट की। सुल्तान की इजाजत के बिना? हाँ, और फिर 1296 में उसने दक्षिण भारत में देवगिरी, जो यादवों की राजधानी थी, उस पर एक बहुत ही दुस्साहसी और कामयाब हमला किया। देवगिरी पर? वो तो बहुत दूर था। बिल्कुल। और इस लूट से अलाउद्दीन को बेशुमार दौलत मिली। इतनी दौलत जिसने उसकी सुल्तान बनने की चाहत को और भड़का दिया। तो कुल मिला के देखें, जलालुद्दीन के जमाने में सल्तनत का जो मेन एरिया था वो पंजाब, दोआब और बंगाल के कुछ हिस्सों तक ही रहा। विस्तार कम था, जोर मजबूती पर ज्यादा था। तो ये रक्षा, सीमित हमले और अंदरूनी काबू, इसका एक मिला जुला रूप दिखता है। प्रशासन कैसे संभाला उन्होंने इतने कम वक्त में? क्या बलबन वाला सिस्टम ही चला या कुछ बदला? प्रशासन में उन्होंने, आप कह सकते हैं, निरंतरता और बदलाव दोनों का मिक्स अपनाया। अच्छा। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा था, जैसे दीवाने विजारत, वित्त मंत्रालय, दीवाने अर्ज, सैन्य मंत्रालय, वो सब तो वैसा ही रहा जैसा गुलाम वंश के टाइम था। लेकिन एक बड़ा बदलाव ये था कि उन्होंने जानबूझकर एडमिनिस्ट्रेशन और फौज में तुर्क सरदारों का जो दबदबा था उसे कम करने की कोशिश की। वो कैसे? उन्होंने अपने वफादार खिलजी सरदारों और दूसरे जो गैर तुर्क थे, जैसे अफगान या भारतीय मुसलमान, उनको अहम पद दिए। जैसे अपने भतीजे अलाउद्दीन को पहले अमीर तुजुक बनाया, मतलब समारोहों का इंचार्ज, और बाद में कड़ा का गवर्नर। ठीक है, और टैक्स वगैरह? रेवेन्यू सिस्टम में इख्ता सिस्टम तो जारी रखा, मतलब अफसरों को तनख्वाह के बदले जमीन से टैक्स वसूलने का हक देना। हाँ। लेकिन उन्होंने टैक्स वसूली में नरमी बरतने को कहा, किसानों पर ज्यादा बोझ डालने से बचे, शायद अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए भी। और न्याय के मामले में वो अपनी रहमदिली के लिए जाने जाते थे। जैसा हमने देखा, मलिक छज्जू जैसे बड़े दुश्मनों को भी माफ कर दिया, और वो खासकर मुसलमान अमीरों को मौत की सजा देने से बचते थे। किलोखरी में उनका जो दरबार था वो भी बहुत ज्यादा शान शौकत वाला नहीं, बल्कि सादगी और विनम्रता पर जोर देता था। आर्थिक नीतियां कैसी थी? आर्थिक नीतियां, देखिए, राज्य की आमदनी का एक हिस्सा तो छापों से मिली लूट पर निर्भर था, जैसे भिलसा की लूट। खेती को शायद थोड़ा बढ़ावा दिया,
लेकिन कोई बड़े सुधार जैसे जमीन की पैमाइश या टैक्स के नए तरीके वो सब उनके जमाने में नहीं हुए। और कल्चर वगैरह? हाँ, सांस्कृतिक तौर पर देखें तो उनके दरबार में अमीर खुसरो जैसे बड़े फारसी विद्वान और शायर थे जिन्हें संरक्षण मिला। तो उनकी शासन शैली को क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं उदार निरंकुशता। मतलब थे तो वो पूरी ताकत वाले सुल्तान ही, लेकिन उनकी नीतियां नरम थी। इतिहासकार इसे कैसे देखते हैं? सतीश चंद्रा मानते हैं कि ये तरीका अलग अलग गुटों को जोड़ने के लिए जरूरी था, जबकि इरफान हबीब जैसे इतिहासकार इसे जमींदारी शोषण को रोकने में बेअसर मानते हैं। ये थोड़ा संवेदनशील है, लेकिन जरूरी भी है कि इसे आलोचनात्मक नजरिए से देखा जाए। स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? क्या जलालुद्दीन के वक्त में हिंदुओं पर वैसे अत्याचार हुए थे जैसा कई बार कहा जाता है? हाँ, ये वाकई एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर हमें बहुत सावधानी से और स्रोतों के आधार पर ही बात करनी चाहिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जलालुद्दीन एक सुन्नी मुसलमान थे। उन्होंने उलेमाओं और मस्जिदों को बढ़ावा दिया। लेकिन जब हम उस दौर के मुख्य स्रोत देखते हैं, जैसे बरनी या फरिश्ता, तो वो उनके शासनकाल में हिंदुओं के प्रति आमतौर पर एक सहिष्णुता वाली तस्वीर पेश करते हैं। आमतौर पर? हाँ, मतलब बड़े पैमाने पर जबरदस्ती धर्म बदलवाने या एक योजना बनाकर मंदिरों को तोड़ने के ठोस और भरोसेमंद सबूत इन स्रोतों में कम मिलते हैं। लेकिन मंदिरों पर हमले तो हुए थे, भिलसा वगैरह का जिक्र आया। बिल्कुल हुए थे। ये सच है कि हिंदू राज्यों जैसे रणथंबोर के पास झाइन या मालवा में भिलसा पर फौजी हमले हुए और इन हमलों के दौरान मंदिरों को लूटा गया, कुछ मूर्तियों को तोड़ा भी गया। हाँ। बरनी भिलसा के बारे में लिखते हैं कि वहां से पीतल की मूर्तियां दिल्ली लाई गईं और मस्जिद की सीढ़ियों पर डाली गईं। जाहिर है ये अपमानजनक था। तो फिर सहिष्णुता कैसे? देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि हारे हुए हिंदू राजाओं को अक्सर माफ कर दिया गया और टैक्स देने की शर्त पर उनके राज्य लौटा दिए गए। अच्छा। और जो नव मुसलमान मंगोल थे उन्हें दिल्ली के पास बसाया गया। हिंदुओं पर जो जजिया टैक्स लगता था उसे बहुत सख्ती से लागू करने के भी सबूत नहीं मिलते। एनसीईआरटी क्या कहता है इस पर? एनसीईआरटी की किताबें सल्तनत काल में आमतौर पर मूर्ति तोड़ने का जिक्र करती हैं, लेकिन खास तौर पर जलालुद्दीन के जमाने में किसी बड़े पैमाने पर व्यवस्थित तरीके से मंदिर तोड़ने का जिक्र नहीं करती। तो तुलनात्मक रूप से देखें तो? हाँ, अगर हम तुलना करें तो उनके हाथों हुई हिंसा या तबाही का पैमाना दूसरे सुल्तानों जैसे बलबन का जो कटेहर में भयानक कत्लेआम था, या फिर उनके अपने जानशी अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों की तुलना में काफी कम था। याद करें, उन्होंने तो मलिक छज्जू के हिंदू समर्थकों तक को माफ कर दिया था। तो फिर इन कार्रवाइयों जैसे मंदिरों को लूटना, मूर्तियां तोड़ना, इनके पीछे मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ मजहबी कट्टरता थी या इसके पीछे सियासी और माली वजहें ज्यादा थी? इतिहासकारों का क्या कहना है इस पर? ये पेचीदा सवाल है और इतिहासकार पूरी तरह एक राय नहीं रखते, लेकिन ज्यादातर आधुनिक इतिहासकार स्रोतों और हालात को देखकर ये मानते हैं कि इन हमलों के पीछे मुख्य वजह राजनीतिक और आर्थिक थी, सिर्फ मजहबी कट्टरता नहीं। मतलब असली मकसद था विद्रोही या आजाद राज्यों को अपने काबू में लाना, उनसे रेगुलर टैक्स वसूलना और फौरी तौर पर लूट के जरिए शाही खजाने को भरना जो उस वक्त खाली था। और ये जानना दिलचस्प है कि जियाउद्दीन बरनी, जो खुद एक काफी कट्टर मुसलमान इतिहासकार थे, वो जलालुद्दीन की बुराई इसीलिए करते हैं कि वो काफिरों यानी गैर मुसलमानों पर बहुत ज्यादा रहम दिखाते हैं, उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं करते। अच्छा, ये तो उल्टी बात हुई। हाँ, ये दिखाता है कि कम से कम बरनी की नजर में तो वो जरूरत के मुताबिक कट्टर नहीं थे। और आज के इतिहासकार? आज के इतिहासकारों में सतीश चंद्रा का मानना है कि जलालुद्दीन के वक्त में कोई सिस्टमैटिक धार्मिक जुल्म नहीं हुए, बल्कि उनकी नरम पॉलिसी ने शायद गैर मुसलमानों समेत अलग अलग समुदायों को सल्तनत के करीब लाने में मदद की होगी। रोमिला थापर जैसे इतिहासकार हमें याद दिलाते हैं कि मिडीवल टाइम में मंदिरों पर हमले अक्सर सियासी ताकत के निशान जैसे शाही मंदिर पर होते थे, सिर्फ धर्म पर नहीं। वो ये भी बताती हैं कि ऐसी चीजें, दुश्मन राजा के कुल देवता या मंदिर को तोड़ना, इस्लाम आने से पहले भी भारत में राजा करते थे। तो अलग अलग नजरिए हैं। बिल्कुल। कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार शायद इन घटनाओं को धार्मिक जुल्म के तौर पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाएं, जबकि सेक्युलर या मार्क्सवादी नजरिए वाले जैसे इरफान हबीब इन्हें सामंती निजाम के तहत होने वाले आम सियासी फैलाव और माली शोषण का हिस्सा मानते हैं। एनसीईआरटी का क्या रुख है? एनसीईआरटी भी आमतौर पर सल्तनत के हमलों को जीत और राज्य बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा दिखाता है, न कि मुख्य रूप से धार्मिक लड़ाई। तो एक संतुलित नजरिया क्या हो सकता है? एक संतुलित नजरिया शायद ये होगा कि
जलालुद्दीन की तुलनात्मक नरमी ने, चाहे वो सियासी मजबूरी से हो या उनके अपने मिजाज से, समाज में तनाव को कुछ कम किया और स्थिरता लाने में मदद की। भले ही उनके फौजी अभियानों में लूटपाट और कुछ हद तक धार्मिक निशानियों का अपमान शामिल था। ठीक है। मेंस परीक्षा के लिए इस पर एक आलोचनात्मक नजरिया अपनाना जरूरी होगा, जिसमें सियासी, माली और मजहबी सभी पहलुओं का जिक्र हो। बिल्कुल, और अलग-अलग स्रोतों और इतिहासकारों की राय का हवाला देते हुए निष्पक्षता यहाँ सबसे जरूरी है। तख्तापलट से शुरू हुई, उसका अंत भी धोखे और कत्ल से हुआ। इतनी नरमी और भरोसे का अंजाम इतना भयानक और बेरहमी से कैसे हुआ? जलालुद्दीन का पतन कैसे हुआ? उनकी हत्या हुई 19 जुलाई 1296 को कड़ा के पास, जो आज के उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास है, गंगा नली के किनारे, बड़ी बेरहमी से। किसने की? कातिल कोई और नहीं बल्कि उनका अपना भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी था, जिसे वो बेटे की तरह मानते थे। अलाउद्दीन खिलजी? हाँ, अलाउद्दीन कड़ा के गवर्नर था और अभी अभी देवगिरी से बेशुमार दौलत लूटकर लौटा था। उसने सुल्तान को मिलने के लिए कड़ा बुलाया। जब बूढ़े सुल्तान जलालुद्दीन, जो अपने भतीजे की कामयाबी से बहुत खुश थे और उस पर अंधा भरोसा करते थे, उससे गर्मजोशी से गले मिलने के लिए नाव से उतरकर आगे बढ़े, तभी अलाउद्दीन के इशारे पर उसके दो साथियों मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन खुद ने उन पर खंजरों से हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। हे भगवान! अलाउद्दीन ने फौरन उनका कटा हुआ सिर नेज़े पर रखकर पूरे कैंप में घुमाया और खुद को नया सुल्तान ऐलान कर दिया। इस भयानक अंत की वजह क्या थी? क्या ये सिर्फ अलाउद्दीन की अपनी जाती महत्वाकांक्षा थी या सल्तनत के निजाम में ही कोई कमी थी? इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे ऊपर तो जाहिर है अलाउद्दीन की बेपनाह महत्वाकांक्षा और उसकी बेरहमी थी। वो खुद सुल्तान बनना चाहता था और देवगिरी की लूट ने उसे ऐसा करने के लिए जरूरी पैसा और हौसला दे दिया था। लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन की अपनी नीतियां और फैसले भी इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार माने जा सकते हैं। जैसे? पहला, परिवार के लोगों, खासकर अलाउद्दीन पर जरूरत से ज्यादा और शायद भोला विश्वास करना, ये जानलेवा साबित हुआ। बरनी सुल्तान की इसी नरमी और आसानी से भरोसा कर लेने की आदत की बहुत आलोचना करते हैं। और दूसरा, अलाउद्दीन जैसे ताकतवर और महत्वाकांक्षी मातहत पर लगाम कसने में उनकी नाकामी। जब अलाउद्दीन ने बिना इजाजत देवगिरी पर हमला किया और इतनी दौलत लूटी, तभी सुल्तान को सावधान हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसे माफ कर दिया और मिलने चले गए। ये एक बड़ी सियासी गलती थी। इतिहासकार क्या कहते हैं? सतीश चंद्रा इसे कुछ हद तक सुल्तान की बढ़ती उम्र और शायद फैसले लेने में आई कुछ ढिलाई का नतीजा मानते हैं। रोमिला थापर जैसे इतिहासकार इसे उन मध्यकालीन राजतंत्रों में सत्ता के लिए होने वाले संघर्ष की एक आम घटना मानते हैं, जहां गद्दी के वारिस के कोई साफ और पक्के नियम नहीं होते। हाँ, ये तो होता था। ऐसे में महत्वाकांक्षी शहजादों या सेनापतियों का तख्ता पलट करना आम बात थी। इसका फौरी नतीजा क्या हुआ? फौरी नतीजा ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन के वक्त का जो छोटा सा नरमी और उदारता का दौर था, वो खत्म हो गया और अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में एक कहीं ज्यादा आक्रामक, विस्तारवादी और सख्त हुकूमत की शुरुआत हुई। परीक्षा के लिहाज से में इस घटना का विश्लेषण खिलजी स्वर्ण युग जैसा अलाउद्दीन के दौर को कहते हैं कि शुरुआत के तौर पर, या फिर जाती धोखेबाजी बनाम सल्तनत की व्यवस्था की कमजोरियों के संदर्भ में पूछा जा सकता है। 6 साल का शासनकाल बहुत लंबा तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने एक पूरे राजवंश की नींव रखी। तो आखिर में जलालुद्दीन खिलजी का स्थायी प्रभाव क्या माना जा सकता है? इतिहास में उनकी विरासत क्या है? उनकी विरासत मिलीजुली जरूर है, लेकिन इतिहास में उनका मकाम अहम है। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी तो बेशक खिलजी वंश की बुनियाद रखना है, हाँ, जिसने सल्तनत पर तुर्क अमीरों के एकाधिकार को खत्म किया और हुकूमत करने वाले तबके का सामाजिक दायरा बढ़ाया। ये तो बड़ा काम था। बिल्कुल, उन्होंने गुलाम वंश के पतन के बाद सल्तनत में जो अफरा तफरी और कमजोरी फैली थी, उसे काबू में किया और उसे एक नई दिशा दी। मंगोलों के हमलों को कामयाबी से रोककर सल्तनत को बचाया भी। तो वो एक तरह के बीच के शासक थे। हाँ, एक तरह से वो संक्रमणकालीन शासक थे, पुराने गुलाम वंश और आने वाले ताकतवर खिलजी साम्राज्य के बीच एक पुल। उनके जमाने में जो जातीय और सामाजिक बदलाव हुए, उन्होंने गैर तुर्कों, खासकर अफगानों और भारतीय मुसलमानों को प्रशासन और फौज में अहम रोल निभाने का मौका दिया। और इसी बदले हुए माहौल और मजबूत हो चुकी सल्तनत ने अलाउद्दीन खिलजी के जो बड़े बड़े प्रशासनिक सुधार थे और बड़े पैमाने पर जो फौजी विस्तार था, उसके लिए जमीन तैयार की। इतिहास उन्हें कैसे देखता है?
हाँ अलग अलग राय है। हाँ, अलग अलग राय है। बर्नी और फरिश्ता जैसे जो उस जमाने के या उसके फौरन बाद के इतिहासकार हैं, वो उन्हें एक नेक दिल, रहम दिल, लेकिन सियासी तौर पर कमजोर और जरूरत से ज्यादा नरम सुल्तान बताते हैं। अच्छा। आधुनिक इतिहासकार जैसे सतीश चंद्रा उन्हें उनकी उम्र और मुश्किल हालात के बावजूद एक यथार्थवादी और कामयाब शासक मानते हैं, जिसने सल्तनत को बिखरने से बचाया और खिलजी हुकूमत की नींव रखी। और मार्क्सवादी नजरिया? मार्क्सवादी नजरिया उन्हें शासक वर्ग का दायरा बढ़ाने वाला मानता है, जिसने तुर्की इजारेदारी को तोड़कर सल्तनत का मिजाज बदला। और एनसीईआरटी? एनसीईआरटी की किताबें उनके और खिलजी वंश के रोल को सल्तनत के विस्तार और सेंट्रलाइजेशन के लिए बेस तैयार करने वाले के तौर पर अहमियत देती हैं। बहुत बढ़िया विश्लेषण। अब जैसा कि वादा था, परीक्षा की तैयारी और नोट्स बनाने में मदद के लिए आइए मुख्य बिंदुओं को जल्दी से एक पंक्ति प्रारूप में दोहरा लेते हैं। जरूर। मुख्य बातें इस तरह याद रखी जा सकती हैं। संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, असली नाम मलिक फिरोज, ने 1290 ई में मामलुक गुलाम वंश को हटाकर खिलजी वंश की नींव डाली। खिलजी क्रांति। ठीक है। पिछला पद बलबन के तहत आरिज़ ममालिक सैन्य मंत्री थे। गद्दी पर बैठना लगभग 70 साल की उम्र में सबसे बुजुर्ग सुल्तान। राजधानी किलोखरी बनाई। ओके। शासनकाल 1290 से 1296 ई तक। चुनौतियां: तुर्क विरोध, मंगोल हमला, 1292 में अब्दुल्ला को हराया, अंदरूनी विद्रोह, मलिक छज्जू। हाँ। नीति: उदार, रहमदिल, माफ करने वाली, जैसे मलिक छज्जू को माफी। सख्त सजा से परहेज। ठीक। फौजी अभियान: मंगोलों को रोका, रणथंभौर का नाकाम घेरा, झाइन, मांडलगढ़ और भिलसा पर चढ़ाई। लूटपाट: देवगिरी की लूट अलाउद्दीन ने की। 1296। धार्मिक नीति: सुन्नी मुसलमान पर आमतौर पर हिंदुओं के लिए सहिष्णु, सिस्टमैटिक जुल्म के सबूत कम, हमले ज्यादातर सिया माली, नव मुसलमानों को बसाया। ओके। प्रशासन: बलबन का ढांचा जारी पर गैर तुर्कों को अहमियत, इक्ता सिस्टम जारी, वसूली में नरमी, इंसाफ में रहमदिली। और अंत 1296 ईस्वी में भतीजे दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा के पास धोखे से कत्ल कर दिया। और विरासत? खिलजी वंश के संस्थापक, सल्तनत को स्थिरता दी, शासक वर्ग का दायरा बढ़ाया, अलाउद्दीन के उभार का रास्ता अनजाने में ही सही तैयार किया। सल्तनत के इतिहास का ये दौर वाकई कितना दिलचस्प है। कैसे सख्त बलबन के बाद एक नरम दिल सुल्तान आया, जिसने अनजाने में ही सही लेकिन सल्तनत के सबसे महत्वाकांक्षी और शायद सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक अलाउद्दीन खिलजी के लिए जमीन तैयार कर दी। बिल्कुल सही कहा। जलालुद्दीन का ये छोटा सा शासनकाल लीडरशिप और सियासत के बारे में गहरा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या एक हिंसक और डामाडोल सियासी माहौल में रहमदिली और सुलह की पॉलिसी वाकई जोड़ने वाली ताकत होती है, या ये लाजमी तौर पर एक कमजोरी बन जाती है जो महत्वाकांक्षा, धोखेबाजी और आखिरकार तख्ता पलट को दावत देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। सोचने के लिए एक बेहतरीन विचार। और हाँ, याद रखिए, अगर आप भारत के पूरे इतिहास को एक सिस्टमैटिक तरीके से कवर करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, जहां आपको भारतीय इतिहास का सिलसिलेवार कवरेज मिलेगा। एनसीईआरटी मंत्रणा में आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।